गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ और व्याकरण में वर्ण विचार आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इसके पूर्व भी मैं इसे आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने और इसे समझने का प्रयास करें। वर्ण विचार के पूर्व आप लोगों को मैं पढ़ाई थी भाषा और व्याकरण के बारे में। व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। आप लोग इसे अच्छी तरह समझे होंगे और अपनी कॉपी में लिखे भी होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दे रही हूँ कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। व्याकरण वह विद्या है जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाता है। यही कारण है कि व्याकरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दूसरा है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव एवं विचार को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं और दूसरों के भाव और विचार को स्वयं समझते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा की मूल रूप है जो प्रारंभिक काल से इसकी शुरुआत मौखिक भाषा के रूप में हुई थी। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम लोग बोल करके व्यक्त करते हैं और लिखित भाषा वो है जिसे हम लिख करके व्यक्त करते हैं। उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। एक और होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसे हम संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके अलावे मैं पढ़ाई थी लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा के द्वारा हम अपने भाव और विचार को तो व्यक्त करते हैं, लेकिन जब भाषा को लिखने की बारी आती है तो उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। अलग अलग भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है और भाषा के इस लिखने की ढंग को ही हम लोग लिपि कहते हैं। या भाषा को लिखने की विधि या भाषा को लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, जबकि अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी लिपि होती है। तो ये तो था बच्चों व्याकरण, भाषा और लिपि। अब मैं आती हूँ आप लोगों को वर्ण विचार की ओर और आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से आप हमारी बात को ध्यान से सुने कि वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ध्यान देंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं।
स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई इत्यादि। और स्वर वर्ण की कुल संख्या बच्चों 11 है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 11। और दूसरा वर्ण है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण को हम स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। और जैसे कि क, च, प, म इत्यादि व्यंजन वर्ण हैं। अब मैं बताऊंगी कि ये तो थे स्वर के भेद, वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन। अब ये जो स्वर वर्ण हैं इनके भी भेद किए गए हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद बताए गए हैं। पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरे को कहते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर कहते हैं, जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, ऋ इत्यादि। और जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें लंबा समय लगता है, तो इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब है अयोग वाह। अयोग वाह किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं। किसे कहते हैं अयोग वाह? अंग और अह को। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ और तालु को स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल और व। ये सारे हैं अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण। और तीसरा है उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये सारे हैं उष्म व्यंजन। एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क और मूर्धन्य स, दोनों को जब मिलाया जाता है तो बनता है अक्ष। त और र को जब मिलाते हैं तो बनता है त्र। इसी तरह ज और य को जब मिलाते हैं तो बनता है ज्ञ। तो ये सारे वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं।
तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को पढ़ाई वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाई वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। और व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं, वो हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और लास्ट में मैं बताई आप लोगों को संयुक्त व्यंजन के बारे में, जिसमें 2 वर्ण के मिलने से तीसरा वर्ण जो बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।